नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। प्रोबेशनर डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है और गोली लगने से निखिल नाम के एक युवक की मौत हुई है। निखिल के परिजनों ने ट्रेनी डीएसपी पर हत्या का आरोप लगाया है। बक्सर में तैनात है प्रोबेशनर डीएसपी 4 लोगों के साथ कोडरमा के तलिया डैम घूमने गए थे। फिलहाल मामले की जांच में कोडरमा पुलिस जुट गई है और यह बताया जा रहा है कि जो सर्विस रिवॉल्वर है प्रोबेशनर डीएसपी का, उस रिवॉल्वर से गोली चली है। रितेश कुमार संवाददाता कोडरमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, प्रोबेशनर डीएसपी के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या, और पुलिस क्या उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही, कैसे आगे कार्रवाई को बढ़ा रही है? जी, अभी प्रोबेशनल डीएसपी पुलिस के हिरासत में है और अभी जस्ट उनका मेडिकल कराकर कोडरमा थाना लाया गया है। हालांकि बात जो सामने आ रही है कि जो हत्या हुई है वो हत्या बिल्कुल इनके सर्विस रिवॉल्वर से हुई है। फिर भी पुलिस है इसकी पुष्टि करने से बच रही है और मामले में लगातार अनुसंधान जारी है। तो बाकी जो 3 लोग थे उनके साथ, वो 3 लोग कहां हैं? डीएसपी समेत ये 4 लोग आए थे घूमने के लिए, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, जिसपे उनके भाई के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हत्या है और आपसी रंजिश के कारण से ये हत्या की गई है। और इसमें 2 लोग हिरासत में है, एक प्रोबेशनल डीएसपी आशुतोष कुमार और एक उनका साथी। अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से एक अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस घटना की पुष्टि अभी तक नहीं करी है और लगातार तीसरे व्यक्ति के पकड़ के लिए पुलिस कार्यरत है। जी नहीं तो कौन कौन थे जो डीएसपी के साथ है? आप कह रहे हैं 4 लोग थे, जो प्रोबेशनर डीएसपी समेत 4 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई गोली लगने से। तो बाकी 3, जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी एक और एक अभी और हिरासत में है, बाकी एक और कौन है? एक और भी इनके साथी कहे जाते हैं और लगातार पुलिस प्रोबेशनल डीएसपी को जो हिरासत में ले रखे हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। चूंकि पुलिस कोडरमा पुलिस पीओ पे गई थी, घटनास्थल पर जाकर के जांच की है और उसके बाद प्रोबेशनल डीएसपी और उसके सहयोगी जो हिरासत में है उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद कोडरमा डीएसपी पहुंचने वाले हैं, जो आगे जांच को बढ़ाएंगे और मामले में पूछताछ करेंगे। ये लोग कहां से गए थे? 4 लोग कहां से गए थे, कैसे गए थे और कितने दिनों से वहां पर थे? जी, ये स्थिति स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस के हिरासत में एक गाड़ी भी है, जिस गाड़ी में मृतक की बॉडी अब तक यहाँ पे मौजूद है और मृतक के परिजन के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम और अंत परीक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। उनके आवेदन पे आगे की कार्रवाई करने की इंतजार पुलिस कर रही है। और ये लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये आज ही आए थे, यहाँ घूमने के मकसद से आए थे या फिर किसी और मकसद से आए थे, इस बात को स्पष्ट अभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक हमारी बात प्रोबेशनल डीएसपी जो कि मर्डर के नाम पे भी यहाँ हिरासत में है, उनसे बात नहीं हो सकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए और कोशिश कीजिए कोडरमा पुलिस का वर्जन इसमें जानने की कि किस एंगल से इसमें जांच को आगे बढ़ा रही है। और जाहिर है 4 लोग घूमने जाते हैं, प्रोबेशनर डीएसपी समेत 4 लोग। उन 4 में से एक की मौत हो जाती है प्रोबेशनर डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से, जिसके बाद बाकी 3 में 2 को हिरासत में ले लिया गया है। कोडरमा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक अभी भी फरार है। वो फरार शख्स कौन है और क्या सर्विस रिवॉल्वर से अगर गोली चली है तो प्रोबेशनर डीएसपी ने गोली चलाई या बाकी 3 में से किसी और ने, ये अभी पूछताछ कर रही है पुलिस और जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आज नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि उनके पूर्वज राजपूत थे, जिन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया। जाहिर है यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मंत्री जमा खां के पूर्वजों का हुआ धर्मांतरण। हिंदुओं वाला है मंत्री जमा खां का डीएनए। मुसलमान नहीं, राजपूत है जमा खां का खानदान। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लेकर यह दावा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि खुद जमा खां ने अपने पूर्वजों के धर्मांतरण और अपने डीएनए का सच बताया है। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैशाखुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे
इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए, जो खानदान हम लोगों का है। बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है। मंत्री जमा खां का ये कबूलनामा तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों के डीएनए और मुस्लिम पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया था। भागवत ने कहा था कि बीते 40,000 सालों से सभी भारतीयों का डीएनए एक है, इसलिए मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। यानी जो बात भागवत ने कही, मंत्री जमा खां का कबूलनामा कहीं न कहीं उस बात पर मोहर लगाता है कि भारत में रहने वाले हर भारतीयों का डीएनए एक है। हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए। दरअसल साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और नीतीश मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। यह पहला मौका था जब मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नहीं था। जब जमा खान ने 2020 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीता था और जमा खान बीएसपी के इकलौते विधायक थे। चुनाव के बाद जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए, जो इकलौते विधायक बीएसपी के थे। नीतीश कुमार ने जमा खान को बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था। अब जमा खान ने धर्मांतरण की बात कहकर सबको चौंका दिया है और जाहिर है इस बयान पर आने वाले दिनों में सियासत भी गर्म हो सकती है। सियासी जगत में इस बात पर सस्पेंस बना है कि क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्या जगदानंद सिंह तेज प्रताप के तंज से नाराज हैं? आज विपक्षी खेमे में दिन भर यही खबर चर्चा में रही। जहां जगदानंद सिंह खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे, वहीं पार्टी ने इसका खंडन किया है। तारीख 13 फरवरी 2021। तेज प्रताप का जगदानंद पर तीखा वार। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तारीख 5 जुलाई 2021। तेज प्रताप का जगदानंद पर तंज। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। तारीख 9 जुलाई 2021। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही, उसके लिए आप क्या कहें? अगर मान लीजिए गलत ही बातें चल रही हैं तो क्या कहें? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो क्या तेज प्रताप के लगातार हो रहे हमलों से जगदानंद सिंह आहत हैं? क्या नाराज होकर जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह ने खराब सेहत का हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बारे में सूचित कर दिया है। सियासी गलियारे में जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर फैली तो कई सवालें उठने लगे। मीडिया कर्मी जब सवाल लेकर जगदानंद सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने इस्तीफे की खबर का खंडन तो नहीं किया, लेकिन किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही, उसके लिए आप क्या कहें? अगर मान लीजिए गलत ही बातें चल रही हैं तो क्या कहें? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो हम लोग क्या माने सर? अच्छा, इस चुप्पी को नाराजगी समझा जाए। हम कोई तो लोग टीवी का मालिक है कि जो तुम मन करे तो चले हो जाए, चलो। सर ये खबर आ रही है जो आप अपने नाराजगी को लेकर इस्तीफा, ऐसा कुछ भी क्या खबर आ रही है, क्या खबर नहीं आ रही है? नहीं सर, अगर गलत है तो आप विराम लगा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। हर प्रचार का जवाब हम देते चलेंगे क्या? लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप के बयानों से आहत और नाराज हैं। वहीं नाराजगी के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि तेज प्रताप से पूछिए।
माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से उस दिन रजत जयंती के दिन यह कहा था कि जगदा अंकल हाथ नहीं उठा रहे हैं, उससे आप नाराज हैं और यही वजह है कि आपने ये कदम उठाया है। तेज प्रताप से जाके बात करो, उसी से बात करूंगा, होते रहेंगे। नाराजगी सर है आपके मन में सर? इस्तीफे की खबर आती है, पहले मुंह पर लगा के जो बोलेगा ओकर बातें हमने सुनी समझी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि आरजेडी ने इस्तीफे की खबर का खंडन करते हुए तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गया। देखना होगा आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक और लालू के पुराने साथी रहे जगदानंद सिंह की अगर नाराजगी है तो क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जगदानंद अंकल हमसे नाराज खबर तो समझिए। दरअसल अभी फिलहाल जगदानंद सिंह के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि जगदानंद सिंह आहत हैं। 5 जुलाई को जब पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ था, रजत जयंती के मौके पर, तो तेज प्रताप ने खुले मंच से बयान दिया था अगर जगदानंद सिंह वाकई इस्तीफा देते हैं तो आरजेडी के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। इस्तीफा आरजेडी की परेशानी बढ़ा सकती है, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जगदानंद सिंह लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं और जगदानंद सिंह की छवि ईमानदार नेता की रही है। जगदानंद सिंह राजपूत जाति से आते हैं और इसी जाति से दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह भी आते थे। आखिरी दिनों में रघुवंश सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में राजपूत समाज की नाराजगी भी बढ़ सकती है और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं जगदानंद सिंह, और जरूरी है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अगर इस तरह से नाराज होकर इस्तीफा देते रहें तो मैसेज भी गलत जाएगा। हलचल जेडीयू खेमे में भी देखी गई। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू से एकमात्र चेहरा आरसीपी सिंह के शामिल होने के बाद पटना में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू सांसद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसके कुछ देर बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की लिस्ट में बड़ा फेरबदल भी किया गया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 7 जुलाई को जेडीयू कोटे से एकमात्र चेहरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और 48 घंटे के अंदर जेडीयू के 2 बड़े चेहरे पटना में मुलाकात करते हैं। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ने किस मुद्दे पर बात की, इसका खुलासा दोनों में से किसी ने नहीं किया। अब बातचीत क्या हुई, हम लोग बैठकर नाश्ता किए, एक साथ चाय पिए, पार्टी को कैसे आगे और मजबूत करना है, जो दौरा का कार्यक्रम हमारा अभी शुरू हो रहा है तो उसको कैसे फिर उधर मुंगेर भागलपुर के इलाके में करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। उपेंद्र जी से हमको मुलाकात करने के लिए ये नेता है क्या हम दोनों साथी हैं, ऐसा बतिया रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर ललन सिंह ने कहा कि हम क्या बताएं। क्या चल रहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस मुलाकात के कई मायने। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं। तो ये सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। वहीं मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में जेडीयू में बड़े बदलाव की चर्चा गर्म होने लगी। बदलाव की शुरुआत मुलाकात के कुछ देर बाद ही नजर भी आई। जेडीयू के प्रवक्ताओं में बड़ा फेरबदल किया गया। संजय सिंह को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। वहीं नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। वहीं संजय सिंह को जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रणवीर नंदन, सुहेली मेहता, अजय आलोक, निखिल मंडल, प्रगति मेहता, अरविंद निषाद और अभिषेक झा को प्रवक्ता बनाया गया है। हालांकि इस फेरबदल पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि संजय सिंह को हटाया नहीं गया बल्कि उनका प्रमोशन किया गया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता बनाने पर नीरज कुमार ने इसे रूटीन फेरबदल बताया।
पार्टी तो हमेशा कार्यक्रम करती रहती है, बैठक करती रहती है, आकलन करती रहती है। जो हमारे पार्टी के नेता हैं सम्मानित संजय सिंह जी, और वो एक जवाबदेही मैंने उनको नई जिम्मेदारी दी गई है उन्हें पार्टी के तरफ से, जो है प्रदेश में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि हर व्यक्ति का, अगर माननीय संजय सिंह बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं तो पार्टी में उनकी एक लंबी भूमिका है और पार्टी एक महत्वपूर्ण दायित्व से उनको नवाजी है। देखना होगा क्या आने वाले दिनों में जेडीयू में बड़े स्तर पर भी किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए, दरअसल सियासी दलों में संगठन में बदलाव आम बात है और जेडीयू अध्यक्ष केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लिहाजा अब उस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटाया नहीं गया बल्कि उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर कयास जरूर लग रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि मुलाकात के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए और इस मुलाकात को लेकर जरूर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर को एनआईए ने दोबारा रिमांड पर लिया है। एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों को 16 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के 3 आरोपी इमरान, नासिर और कफील की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने एनआईए की अपील को मंजूर करते हुए इमरान और नासिर को दोबारा 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। 10 दिनों का रिमांड इमरान और नासिर के 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, जिनमें 8 दिन का रिमांड मंजूर हो गया, जो 16 तारीख तक दोनों रिमांड पर रहेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी कफील को इस बार रिमांड पर नहीं लिया गया है। वहीं आरोपी सलीम के बीमार होने के कारण बेऊर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सलीम 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। पार्सल बम ब्लास्ट का कॉन्स्पिरेटर सलीम पटना के इसी बेऊर जेल में बंद है और वह बीमार होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में आया था, लेकिन आज भी एनआईए ने उसका रिमांड नहीं लिया है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेऊर जेल से उसकी पेशी हुई है एनआईए कोर्ट में और एनआईए कोर्ट ने उसे अगले 23 जुलाई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में ही रखे जाने का निर्देश दिया है। इमरान, नासिर और कफील को रिमांड पर लेकर एनआईए पहले भी पूछताछ कर चुकी है। सलीम से पूछताछ करने के बाद एनआईए की टीम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने की लगातार कोशिश करती रहेगी। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोप इमरान और नासिर को 16 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद दोनों से पूछताछ को लेकर 8 दिनों की रिमांड दी गई है। पहले भी दोनों आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड मिली थी। अब एनआईए को पूछताछ को लेकर दोबारा रिमांड मिली है, जिसमें कई और अहम खुलासे हो सकते हैं, कई और सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है और इन दोनों आरोपियों के पास वो जवाब हो सकते हैं। ब्लास्ट के एक और आरोपी कफील को पहली बार रिमांड पर लिया गया था, लेकिन इस बार कफील को रिमांड पर नहीं लिया गया है। कफील को बेऊर जेल के स्पेशल एनआईए वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं चौथे आरोपी सलीम की तबीयत खराब है, जिसके कारण 23 जुलाई तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पहले से ही वो न्यायिक हिरासत में है और ये अवधि बढ़ा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही सरकार कमर कस रही है। लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बैठक हुई है। आज भी पीएम मोदी ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बढ़ रही लापरवाही लाएगी तबाही। होशियार, कोरोना करेगा पलटवार। भीड़ में सावधान, आपकी ही है जान। तीसरी लहर का डर, सरकार ने कसी कमर। ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार संजीदा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना उसकी प्राथमिकता है। तभी तो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर बैठक की
और देश भर में तैयार किए जा रहे 1500 से अधिक PSA ऑक्सीजन संयंत्र पर तेजी से काम करने के लिए ताकीद की। तीसरी लहर से पहले सभी व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया। PM केयर फंड से दिए गए PSA ऑक्सीजन संयंत्रों से 4 लाख से अधिक बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री की ये बैठकें क्यों जरूरी है, ये भी देख लीजिए। जब कोरोना की पहली लहर शांत हुई तो भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। लोग लापरवाह हो गए, घर में रहने की बंदिशों को बेबुनियाद समझा। यही वजह है कि कोरोना से पलटवार किया और लाखों लोगों की मौत हुई। एक बार फिर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण जारी है। सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का पूरा जोर दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि अब तक देश में कितने लोगों को टीका दिया जा चुका है। देश ने 36 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ डोजेज बीइंग गिवन टू पीपल कंप्लीट किया है। 36.9 करोड़ टोटल डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। सुना आपने, 36 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। बावजूद इसके कोरोना का डर कायम है। वजह है इंग्लैंड, रूस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। उन देशों में कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। मैं हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अभी भी देश में 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी वीक एंडिंग 8 जुलाई पर हम नोट करते हैं। किसी भी हालत तक कोविड SARS-CoV-2 वायरस को अब हमें हावी होने का मौका नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि सरकार बार बार दोहरा रही है कि एहतियात बरतिए। कोरोना गया नहीं है, इसीलिए लापरवाही से बचिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो पाए, फिर मौत अपना तांडव ना दिखा पाए, फिर देश को रोना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।